नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बुद्धि पलट, जो कि परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मुस्कुराकर बोला वो शैतान बालक, मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दिया था इंस्पेक्टर, लेकिन अफसोस तुमने वो मौका गवा दिया। अब तुम जानो यह तुम्हारा काम। वैसे फिलहाल ये रिवॉल्वर अपने हाथ से गिरा दो, क्योंकि मुझ जैसे बच्चे पर तुम्हारा रिवॉल्वर तानना शोभा नहीं देता। धम। पेटी के अप्रत्याशित वार से नीचे गिरा इंस्पेक्टर विनय। उफ, गजब की मानसिक शक्ति है कमबख्त में। सोचो कुछ और कर कुछ देता है। इधर बुद्धि पलट की मानसिक तरंगों ने घेर लिए पास ही खड़े 4 मजदूरों के दिमाग। दूसरे पल जो हुआ, उसने इंस्पेक्टर विनय को उछाल कर रख दिया। शेर आ गया रे, भाग। शेर आ गया रे भाया, मारो मारो। शेर? कहाँ है शेर? मैं? ओ नो, मैं इन्हें शेर नजर आ रहा हूं। उफ, बुद्धि पलट की मानसिक शक्ति के जबरदस्त शिकार हो गए हैं ये। अलविदा इंस्पेक्टर, इन मजदूरों के हाथों से बच निकलो तो मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा देना। ताड़ ताड़। ओह, बैंक वैन लूट कर जा रहा है, उसे रोकना होगा। आ धाड़। बुद्धि पलट की तरफ भाग खड़ा होता है इंस्पेक्टर विनय। उससे पहले ही उस मजदूर के वार ने उसे सड़क पर पटक दिया। ओह, निकल गया। अब मैं उसके पीछे नहीं जा सकता। मुझे अब अपना बचाव करना चाहिए। इंस्पेक्टर विनय पर मजदूरों ने वार किए तो धड़ाक। बचाव के साथ ही इन पर वार करना होगा। पशुपस में पड़ गया था विनय। मानसिक शक्तियों के वश में होने के कारण इन पर मेरे हल्के वारों का असर नहीं हो रहा और मैं इन पर घातक वार भी नहीं कर सकता, जबकि ये शेर समझकर मुझे मार देने पर उतारू हैं। क्या करूं? कैसे बचूं इनसे? धड़ाम। आ चक्कर खाकर नीचे गिरा इंस्पेक्टर विनय को अब घेर लिया मजदूरों ने। अब ये शेर नहीं उठ पाएगा, यही मौका है। मारो इसे, मारो। अब तो मजदूर के उठे हाथ नीचे आने भर की देरी थी, फिर विनय की आत्मा ऊपर पहुंच जानी थी कि तभी तुम्हारे दिमाग को दुरुस्त करने के लिए ये आग एकदम ठीक है, पीछे हटो। छिपरा के हाथ में थमी जलती किताब से उठती लपट ने जैसे ही मजदूर के शरीर को छुआ, वैसे ही चारों तेजी से इंस्पेक्टर विनय के पैरों में पड़ गए। हमें माफ कर दो जी साहब जी, हमें पता नहीं हम क्या क्या कर रहे थे। माफी साहब, माफी। ठीक है, तुम्हें माफ किया, अब जाओ यहां से। इन बेचारों का क्या दोस्त, ये तो ये भी नहीं जानते थे कि ये किस बला के वश में थे। चारों मजदूर सरपट वहां से भागे। विनय पलटा छिपरा की तरफ। ओह, जलती किताब अभी तक अपने हाथ में लिए खड़ी थी छिपरा। फुर्ती से उठकर विनय ने झपट्टा मारकर जलती किताब को छिपरा के हाथ से गिरा दिया। फेंको इसे, तुम्हारा हाथ जल गया। मुस्कुराई वो। तुम्हारे लिए ये हाथ क्या, कभी वक्त पड़ा तो देखना, अपना शरीर अपनी आत्मा सब कुछ जलाकर राख कर देगी तुम्हारी छिपरा। मुंह बाएं छिपरा को देखता रह गया इंस्पेक्टर विनय। हाथ के जले हुए निशानों को मैं तुम्हारे प्रेम निशान के रूप में देखूंगी। उफ, ये लड़की तो दीवानी हो चुकी है। फिर अपनी सोचों को फर्ज की राह पर मोड़ दिया इंस्पेक्टर विनय ने। उस अद्भुत मानसिक शक्तियों के मालिक लड़के को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। उसका ज्यादा देर तक आजाद रहना कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए छिपरा को सिविल लाइन छोड़ने के बाद मैं छानबीन करने के लिए पहुंचूंगा सीधा कंझावाला गांव। इस गांव के किसी बुजुर्ग से ही मुझे मिल सकती है मेरे मतलब की जानकारी। जब इंस्पेक्टर विनय कांझावाला गांव से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर मौजूद थे परम संतोष के भाव। यहाँ मिली जानकारियों के बल पर छानबीन करके मैं कई रहस्य से पर्दे उठाने में सफल हो सकता हूँ और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। इसलिए परमाणु के रूप में ही करना होगा तो ठीक रहेगा। कुछ ही घंटों बाद शहर के बीचों बीच बनी इस इमारत में परमाणु, तो तुम यहाँ?
किस लिए आए हो तुम यहाँ? तुमको एक कहानी सुनाने। कहानी? कैसी कहानी? खूंखार ने अपनी कुर्सी से उठना चाहा। तो बैठे रहिए मिस्टर खूंखार, मेरी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आपको पसंद आएगी। बर्फ की मानिंद ठंडे परमाणु के स्वर ने खूंखार को बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। हाँ, तो अब मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी, जो आज से 6 साल पहले बाहरी दिल्ली के कंजावाला नामक गांव से शुरू हुई, जिसमें ब्रेनू नामक एक 6 साल के बच्चे को एकाएक पता चला कि उसमें उसमें अद्भुत अलौकिक शक्तियां समाई हुई है। ब्रेनू जब भी किसी चम्मच या छुरी कांटे को घूर कर देखता, वो असाधारण ढंग से मुड़ जाता था। वो किसी छोटी मोटी बीमारी वाले रोगी के शरीर पर हाथ रख देता तो चमत्कारी ढंग से स्वस्थ हो जाते। वो अपनी मानसिक शक्तियों से किसी भी वस्तु को बिना छुए ही उठा लेता था। ब्रेनू अपने कारनामों की वजह से ब्रेनू धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता चला गया। देश के कई अखबारों में उसके बारे में छपा। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो किसी सिद्ध पुरुष की भांति प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसके किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। एक दिन गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते उसने अपनी मानसिक शक्तियों की मदद से एक बच्चे को झील में कूदने के लिए तैयार कर दिया। जब बल्लू छपाक से झील के पानी में जाकर गिरेगा तो बड़ा मजा आएगा। सच, ब्रेनू और उसके साथियों के लिए रोजमर्रा के खेल का एक हिस्सा था। वो कहाँ जानता था वे मासूम की झील के पानी में कूदने का अंजाम होगा मौत। जमींदार के लड़के की मृत्यु का दोषी बना ब्रेनू। इस पिल्ले ने मेरे बालक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस मासूम के नाजुक बदन पर होती कूड़ों की बरसात को रोकने उसकी मां आगे बढ़ी तो, नहीं जमींदार साहब, नहीं, मेरा बच्चा बेकसूर है, छोड़ दीजिए इसे। सड़क, पीछे हट जा। जमींदार ने दे दिया उसे एक तेज धक्का, जिसकी वजह से उसका सिर तेजी से दीवार से जा टकराया। भड़ाक, वो चोट खाकर गिरी और फिर ना उठ सकी। दिमाग पर गहरा आघात होने की वजह से उसके प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया। इधर होश ने साथ छोड़ दिया था उसके बेटे का। इस कुत्ते के बच्चे को मैं तड़पा कर मारूंगा। सड़क। फिर जमींदार ने ब्रेनू को जानवर की तरह एक पिंजरे में बंद करके रख दिया। यह यहीं भूखा प्यासा मरेगा। इसे जिसने भी खाना देने या पिंजरे से आजाद करने की कोशिश की तो मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। कौन दौलतमंद जमींदार से दुश्मनी मोल लेता, इसलिए चाहते हुए भी कोई ब्रेनू के पास भी नहीं फटका। माँ 6 साल का वो भूखा प्यासा मासूम मौत की तरफ अग्रसर होने लगा, लेकिन उसे मौत नहीं आई, क्योंकि उसके लिए फरिश्ता बनकर पहुंचा वो चोर, जिसने उसे चुराकर उसे उस नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाया। संयोग से उस समय वहां इस घटना का एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद था, जिसने चोर को इसलिए नहीं रोका कि वो उस बच्चे को चुराकर उसकी जिंदगी ही बचा रहा था। उसी चश्मदीद गवाह ने मुझे सुनाई ब्रेनू की कहानी और बताया चोर का हुलिया, जिसकी पुलिस फाइलों में अच्छी तरह से जांच करने के बाद मैं तुम तक आ पहुंचा। क्यों, मैं ठीक जगह पहुंचा या नहीं? वो पूरी तरह लड़खड़ा गई खूंखार की जुबान, लेकिन परमाणु को उसके सवाल का जवाब मिला। तुम ठीक जगह पर पहुंचे हो परमाणु। खूंखार चाचा ही थे मुझे उस नरक से आजाद कराने वाले। उन्होंने ही मुझे नया जीवन दिया है। खूंखार चाचा के एहसानों का बदला मैं इन्हें विश्व का सबसे अमीर आदमी बनाकर चुकाऊंगा। हाँ, और क्योंकि तुम इस काम में सबसे बड़ी रुकावट हो, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें इस रास्ते से हटाऊंगा। बुद्धि पलट की उन मानसिक तरंगों से बचने के लिए परमाणु ने ले ली खूंखार की ऊँट। उन तरंगों की चपेट में आ गया खूंखार चाचा। इधर खूंखार पल भर के लिए खूंखार को ठगा सा देखता रह गया बुद्धि पलट। उसी पर फायदा उठाया परमाणु ने। तेरा दिमाग बहुत खतरनाक है लड़के, इसका अंधेरे में खो जाना ही अच्छा है। उछलकर दूर गिरा बुद्धि पलट। इधर खूंखार
ये दुनिया मेरे जीने लायक नहीं, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। भट भड़ाम। खूंखार के लहराकर गिरने के साथ ही ज्वालामुखी सा गरजा लड़का। अब तेरी चीख इसके कानों तक नहीं पहुंचने वाली बच्चे, क्योंकि तेरी तरंगों के जाल में फंसकर इसने आत्महत्या कर ली है। खूंखार चचा। घायल शीशा गरजता बुद्धि पलट परमाणु की तरफ पलटा। परमाणु। धड़ाक। उफ। चोट खाकर गिरे परमाणु को संभलने ना दिया बुद्धि पलट ने। परमाणु के दिमाग पर कब्जा करती चली गई उसकी मानसिक तरंगे। वो काम करके बुद्धि पलट खूंखार तक पहुंचा। खूंखार चाचा की सांसें अभी चल रही है, इसका मतलब ये जिंदा है अभी, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। अपने हाथों में उठा लिया बुद्धि पलट ने खूंखार के शरीर को, और फिर खूंखार चाचा की जिंदगी बचाने के लिए इन्हें लेकर अस्पताल पहुंचना जरूरी ना होता। परमाणु तो तेरी मौत को अपनी आंखों से देखता, मैं अपनी आंखों से देखता। लेकिन मेरी इतनी बात याद रख परमाणु, कि तुझे एक शानदार मौत मरना है। हवा का झोंका सा बनकर खूंखार को लेकर वहां से बाहर निकल गया बुद्धि पलट, पीछे छोड़कर उस परमाणु को जिसके दिमाग में गूंज रहा था एक ही ख्याल, मुझे मरना है, मुझे एक शानदार मौत मरना है। कुछ ही पलों बाद रेल की पटरी पर मौजूद परमाणु पागलों की भांति ठहाके लगा रहा था। मुझे मरना है, मुझे एक शानदार मौत मरना है, और इससे शानदार मौत दूसरा कोई हो ही नहीं सकती। मैंने अपने पैर पटरियों के जॉइंट में फंसा लिए हैं। अब जब ट्रेन मेरे चित्रे उड़ाकर धड़धड़ाती हुई निकल जाएगी तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। उस समय तो परमाणु के हलक से उबलते ठहाके और बुलंद होते चले गए। जब उसे अपनी तरफ बढ़ती दिखाई दी वो मौत रूपी ट्रेन। ट्रेन आ रही है, अब मैं मरूंगा। बच्चे की मानिंद किलकारियां मार मार कर अपनी मौत बुला रहा था परमाणु। ट्रेन जल्दी आ जा, मेरे चित्रे उड़ा जा। ट्रेन परमाणु के पास आती चली गई। धड़ 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 धड़। परमाणु की चित्रे उड़ाने को बढ़ती ट्रेन एक पल बाद ही धड़धड़ाती हुई गुजर गई, ठीक परमाणु के पास से। और ऐसा हुआ था उस प्रलयंका की वजह से, जिसकी आंखों से बह उठी थी खुशी के आंसुओं की गंगा जमुना। उफ उफ। अगर मैं परमाणु की मदद को ठीक समय पर पहुंचकर इस ट्रैक चेंजर लीवर को खींचने में एक क्षण का 100वां हिस्सा भी गवा देती तो ट्रेन ने उड़ा दिए होते परमाणु के चित्रे। प्रलयंका ने परमाणु को सामान्य किया। प्रलयंका तुम, मैं यहाँ कैसे आ गया, और मेरी ये हालत? प्रलयंका ने दिए जब परमाणु के सवालों के जवाब, तो सिहर उठा वो रोंगटे खड़े हो गए उसके भी। ओह माय गॉड, मेरे यहाँ तो मुझे मरवा डाला था उस लड़के ने। उफ, अब कहाँ होगा वो? फिलहाल तो वह भाग निकलने में सफल हो गया है, लेकिन जैसे ही उसे मेरे जिंदा बच जाने की खबर मिलेगी वो वापस लौटेगा, और ऐसा जल्द ही होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में आपके साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।